हेलो एवरीवन, आज हम मेजर टेस्ट 5 का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पैरानाइट्रोफेनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल आर सेपरेटेड बाय। अगर आप लोग को पता हो, पैरानाइट्रोफेनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर होती है जबकि ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर। तो मतलब ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं जबकि पैरानाइट्रोफेनॉल नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 51 क्वेश्चन है उसका आंसर सी आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या यूज करना है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ रहा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। तो स्टेरिक नंबर के हिसाब से बात करेंगे, अगर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर्स हैं? 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स है। लोन पेयर को इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर इस नाइट्रोजन का निकाले तो ये आएगा sp2। सिमिलरली अगर सेकेंड नाइट्रोजन की बात करें, पिरिडीन की, 1 2, और ये लोन पेयर को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका भी स्टेरिक नंबर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp2। नाउ 1 2 3 और इसका लोन पेयर भी इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो sp3। तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए फिर? ए, sp2 एंड sp3 रिस्पेक्टिवली। Now question number 53, correct order of decreasing basic strength of alcohols। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। मतलब जितने ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप्स उतने ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रक्चर्स इनको ओपन कर लेते हैं, CH3 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 OH, second is CH3 CH3 HOH and third is CH3 CH2 OH। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप 3 है तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे कम, और यहाँ पे उससे भी ज्यादा कम। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें है? फर्स्ट केस में, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, फिर इसकी, और सबसे कम इसकी। ये ऑर्डर है फर्स्ट ऑप्शन में। सो आंसर विल बी ए। Which of the following carbon radical is most stable? अब फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी बात करते हैं तो कैसे कर सकते हैं हम? हाइपर कॉन्जुगेशन से। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करो, अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे 3 अल्फा है, यहाँ पे 3 अल्फा टोटल 6 अल्फा, और इस केस में CH3 दैट इज 3 अल्फा एंड 3 अल्फा टोटल 9 अल्फा। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस केस में होगा? सी में। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी केस की हो जाएगी सी की। मैक्सिमम हीट विल बी इवॉल्व ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी जाए कभी भी, जो एक्चुअल कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का स्टेबिलिटी से रिलेशन में कंफ्यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। तो सबसे कम स्टेबल अगर देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से भी कैसे बताते हैं हम? हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन। जितने कम अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा क्या, उतनी ही लेस क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने कम होंगे उतनी कम स्टेबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन किस केस में आएगा? इस डी वाले में।
सो सबसे कम स्टेबिलिटी भी डी की होगी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी किसका होगा, डी का होगा। फॉर द गिवन रिएक्शन फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये एक तो मार्क कर लेना, क्वेश्चन में ये बहुत कंफ्यूज होते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट। जनरली इनकरेक्ट की जगह हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो पहला हो रहा है यहाँ पे H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, दैट मीन्स मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन में जो OH है वो कहाँ पे जाएगा, जो ऐसा कार्बन है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, मतलब OH किस कार्बन पे जा रहा होगा, इस कार्बन पे। तो बन क्या जाएगा यहाँ पे, दैट इज पेंटेन 2-ol। B2H6THF हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इन अकॉर्डेंस टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो प्रोडक्ट विल गो टू दैट हाइड्रोजन दैट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पेंटेन 1-ol। Now pentane 2-ol, pentane 1-ol. Product A is pentane 2-ol, that is correct. Product B is pentane 1-ol, that is also correct. A and B are functional isomers. ये गलत है, ये positional isomers होते हैं, functional isomers नहीं होते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C। A is formed due to electrophilic addition of water to reactant, सही है ये वाला स्टेटमेंट भी। तो C क्या हो जाएगा, गलत। ओके अब क्वेश्चन नंबर 57 में हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, CH3 CH2 CH2। तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो ये होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर देखें 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकटायन, 1 डिग्री कार्बोकटायन कम स्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से बन क्या जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव CH3। दैट मीन्स जो ग्रुप अटैच होगा वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला। अब सेकेंड कार्बन से बॉन्ड बनना चाहिए। सेकेंड कार्बन पे अगर देखिए ये तो ये वाला है, क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो हमें एक ही प्रोडक्ट बताना है। तो आंसर इसका NO2 मेटा पोजीशन पे भेजेगा, तो आंसर इसका B हो जाएगा। A एंड C नहीं बोलेंगे क्योंकि मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, ऑल्दो C भी बन सकता है बट मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, रीअरेंज्ड वाला, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका B। अब इस कंपाउंड में हम लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स रहेंगे। तो अगर इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पे ये वाला जो है ये C डबल बॉन्ड O है, ये वाला ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उस वाली रिंग के टुवर्ड्स होगा। दैट मीन्स सेकेंड वाली रिंग पे। सेकेंड वाली रिंग पे भी कहाँ होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो पैरा पोजीशन ऑफ रिंग 2। तो आंसर विल बी D। Which of the following compounds have highest boiling point? जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर का मास बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे हेक्सेन पेंटेन की बात कर रहे हैं तो एन हेक्सेन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, हेक्सेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन 5 मेंबर्ड कार्बन आ रहा है, बट सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा तब भी एन हेक्सेन का। तो आंसर इज A। Question number 60, identify
इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगेन इनकरेक्ट देखना है, तो फिर से इसको ध्यान रखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। पहला Cl2HNu के प्रेजेंस में कराया जा रहा है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो वो कहाँ पे होगा? बेंजीन रिंग पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा? एल्काइल ग्रुप पे होगा। तो फर्स्ट वाला केस देखिए, CH3 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu एंड 1 इक्विवेलेंट डाला गया है, तो प्रोडक्ट विल बी CH2Cl। सेकेंड केस में Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, दैट इज हैलोजिनेशन हो रहा है ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में, तो जो अटैक होगा वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे होगा। So product will be orthochlorotoluene and parachlorotoluene। मेजर प्रोडक्ट बोले तो पैराक्लोरोटोलीन विल बी मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। अब इसमें अगर देखा जाए क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ बी इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कंपाउंड ए एंड बी आर पोजिशनल आइसोमर्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये सारे क्या है? एक दूसरे से पोजिशनल आइसोमर्स है। कंपाउंड ए एंड बी आर आइडेंटिकल, ये ए है, इसको हम मेजर वाले को बी मानते हैं। तो अगर हम देखें क्या ये आइडेंटिकल है, तो नहीं है, सो आंसर विल बी डी, कंपाउंड ए एंड बी आर आइडेंटिकल, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक एल्कीन ग्रुप है, एक एल्काइन ग्रुप है। एल्कीन और एल्काइन को हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो कैसे किया जा सकता है? बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट दोनों ही दिखाते हैं, Br2 वाटर दोनों ही डीकलराइज करेंगे, बट टॉलिन्स का टेस्ट कौन दिखाता है? सिर्फ एल्काइंस। सो आंसर शुड बी सी, टॉलिन्स रिएजेंट। Which of the following case tautomerism cannot take place? For tautomerism we need again alpha hydrogen, जिसके पास alpha hydrogen नहीं, वो tautomerism भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सी केस में अगर देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। एसिटिलीन का रिएक्शन कराया जा रहा है रेड हॉट आयरन ट्यूब। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा भी गया है ये, तो ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड, हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और हम रेड हॉट आयरन ट्यूब डाल दे, तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन होके क्या मिल जाएगा? बेंजीन आ जाएगा। अब बेंजीन में क्या डाला जा रहा है? CH3 CH CH3 CH2 Cl। दैट मींस यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो ये दे रखा है। अब ये एल्काइल हैलाइड से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, हमें ये देखना है क्या ये रीअरेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जो एल्काइल हैलाइड आ रहा है, जो कार्बोकैटायन बन रहा है, वो ये बनेगा। बट अगर ये फिर से हाइड्राइड शिफ्ट कर दे तो 3 डिग्री आ जाएगा, तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा? H- का शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और जो कार्बोकैटायन है वो ये होगा। अब ये कार्बोकैटायन अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पे, तो आंसर शुड बी डी। और वैसे भी इसमें अगर फर्स्ट रिएक्शन ही पता हो तो भी आंसर मार्क किया जा सकता है, बिकॉज जब भी एसिटिलीन का रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ करेंगे बेंजीन मिलेगा। बेंजीन किसी ऑप्शन में है ही नहीं, एक डी ऑप्शन ही है जिसमें बेंजीन है, सो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखें, वी हैव CH CH3
and CH3. KMNO4 is an oxidizing agent. एल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, जितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो, दैट डजंट मैटर, मिलेगा बेंजोइक एसिड। अब ये जो ए प्रोडक्ट है दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में जब हम NaOH and CaO डालते हैं, दैट इज वी आर डूइंग डी कार्बोक्सिलेशन। तो मतलब सेकेंड स्टेप में क्या कराया जा रहा है इसका, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे, मिलेगा बेंजीन। सो आंसर शुड बी ए, बेंजीन। Ozone depletion in stratosphere is due to chlorofluorocarbons and chlorofluorocarbons means उसमें फ्लोरीन भी होना चाहिए, क्लोरीन भी होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पे क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन तीनों है, तो आंसर शुड बी डी। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ वाइब पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर हम इथीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, कॉपर इन वाटर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी एल्डिहाइड। सो आंसर शुड बी सी, इथेनॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए फिर वही सेम चीज, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जो डिक्रीज करेंगे वो रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। तो हमें देखना है कि हमारे पास क्या प्लस आई प्लस एच या प्लस एम वाले ग्रुप है, या माइनस एम माइनस एच या माइनस आई वाले ग्रुप है। तो पहला अगर CH3, इसका क्या होता है प्लस एच इफेक्ट, बेंजीन के ऊपर कुछ है ही नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं है। क्लोरीन क्या प्लस एम इफेक्ट है बट इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और NO2 का माइनस एम भी है माइनस आई भी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट, तो ए और बी ऑप्शन है। अब ए और बी ऑप्शन में देखें 2 और 3, ऑल्दो 3 इज क्लोरीन इज प्लस एम ग्रुप, मतलब प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, बट उसका माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो वीकली डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। तो दिस इज वीकली डीएक्टिवेटिंग, that means electron density is less as compared to benzene. So answer should be 1, 2, 3 and 4, that is B. Maximum prescribed concentration in ppm of cadmium in drinking water is 0.005 ppm. A. 69. Which of the following statement is or are correct? Hyperconjugation involve delocalization of sigma electrons. ठीक है ये वाला statement. Second statement, hyperconjugation involves delocalization of electrons of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom with an unshared p orbital. That is also correct. Hyperconjugation is a permanent effect. That is also correct. So answer should be D, A, B and C. Question number 70, most stable carbocation among the following. Stability of carbocation हम कैसे देख सकते हैं, या तो hyperconjugation या फिर resonance। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा है, तो ए ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे अच्छा एक यहाँ पे भी है 2 अल्फा एंड 1 अल्फा, दैट मीन्स टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। इस केस में अगर देखा जाए 2 अल्फा एंड 2 अल्फा दैट इज 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो सकता है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो पॉसिबल। इन ऑप्शन डी अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा एंड 2 अल्फा दैट इज टोटल 5 अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है और डीलोकलाइजेशन भी पॉसिबल है।
इसका मूवमेंट ऐसे होगा, दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज रेजोनेंस दोनों ही किसको सपोर्ट कर रहा है, डी को, तो आंसर शुड बी डी। प्रोपाइन एंड वाटर HgSO4 के प्रेजेंस में जब डाला जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, प्रोपाइन प्लस H2O in the presence of HgSO4 and H2SO4. Product will be CH3 COH double bond CH2. Now this compound is A, intermediate. This will tautomerize to give CH3 C double bond O CH3. So answer should be D, acetone. नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC नॉमेनक्लेचर है। 72 ऑप्शन में 72 क्वेश्चन में अगर देखो तो पहला, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो इट विल गेट 1 नंबर, 1 2 3 4 5 and 6. Either you can take this one also or this one, both are same, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अगर हम यहाँ पे नाम देखें, एक मिनट सर, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 और 7, सॉरी 7 कार्बन आ रहा है, 6 and 7, तो 7 कार्बन रिंग, सॉरी 7 कार्बन चेन है। अब 7 कार्बन चेन में सबसे पहला नाम तो लास्ट में जो सफिक्स है वो किसका होना चाहिए, ओइक एसिड का आएगा। सेकेंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 6 पोजीशन पे एक मिथाइल है, दैट इज 6 मिथाइल हेप्टा 2,4 डाई इन नोइक एसिड, सो आंसर शुड बी ए। मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन, मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन को अगर हमें देखना है फिर से, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन एक तो किस पे डिपेंड करती है, ऐसे ग्रुप जुड़े हो जो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर सके, मतलब -m -i इस तरह के ग्रुप जुड़ा हो, या फिर कार्बन आयन बनने की वजह से कोई और चीज अप्लाई हो रही है, जैसे एरोमेटिसिटी भी बोल सकते हो इस केस में। तो जैसे अगर यहाँ पे हम देखें कोई एरोमेटिसिटी नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे क्या है, नॉन प्लेनर है, sp3 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 कार्बन है, sp3 sp3 sp2 भले ये है बट sp3 sp3 कार्बन है, तो ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक है। सेम ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। बट अगर इस केस में देखें 2 2 4 पाई और ये 2, टोटल मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और सारे कार्बन क्या है, sp2 hybridized, that is this compound is aromatic in nature, so it will be the most stable. तो स्टेबिलिटी या तो रेजोनेंस से बताई जा सकती है, बट अगर रेजोनेंस के वजह से कहीं एरोमेटिसिटी आ रही होगी तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। द कॉमन टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन्स। क्लोरोफॉर्म एनिलीन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होता है, तो इनको डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है, तो आंसर शुड बी सी, डिस्टिलेशन। The pair of hybridized orbitals involved in the formation of C2 and C3. अब इसमें एक ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, दैट इज स्ट्रक्चर ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो C2 और C3 के लिए पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए C2 कौन सा है, 3 कौन सा है। तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ है, मतलब एक तरफ डबल एक तरफ ट्रिपल, बट प्रायोरिटी किसको मिलती है फिर इस केस में, डबल बॉन्ड को, दैट इज 1 2 3 and 4। तो सेकेंड कार्बन इज दिस, डबल बॉन्ड से अटैच है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो sp, तो sp2 and sp, आंसर शुड बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले हमें इनके कॉन्जुगेट बेस बनाने पड़ेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। मिथेनॉल है, मिथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस
CHO minus, oxygen is electronegative, negative charge is stable on it. Then इथेन का अगर बनाया, इथेन से पहले एसिटिलीन बनाते हैं. This carbon is sp hybridized and sp hybridized carbon is electronegative. So अगर हम कंपेयर करेंगे sp, sp2 और sp3 कार्बन को, तो sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे स्टेबल रहेगा. ये sp2 है और ये sp3 कार्बन वाला था, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा, फिर ये. तो आंसर शुड बी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? मिथेनॉल, देन एसिटिलीन, दैट इज 1, 3, 4 एंड देन 2. Which of the following is an oxidizing smog? Oxidizing smog होता कौन सा है? फोटोकेमिकल स्मॉग. क्लासिकल स्मॉग रिड्यूसिंग है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडाइजिंग है. फोटोकेमिकल कैसे बनता है? Action of sunlight on unsaturated hydrocarbon and nitrogen oxide. So answer should be D. Which of the following groups shows plus R effect? Plus R effect कौन दिखाएंगे? जिनके पास lone pair of electrons हो या नेगेटिव चार्ज हो. lone pair of electrons अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास है, तो नाइट्रोजन क्या दिखाएगा? NH2 क्या दिखाएगा? दैट मीन्स प्लस R इफेक्ट. CH3, CH2, अच्छा इसमें हमसे पूछा गया किस तरीके के आइसोमर्स हैं ये वाले. तो अगर देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट पे देखो सेम तरीके के एल्किल ग्रुप्स है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप्स है. अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे एक प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल, इस वाले में इथाइल और इथाइल. तो दोनों तरफ अगर हम देखें इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? बस एल्किल ग्रुप्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप्स जुड़े हैं. मतलब कौन सा तरीके का आइसोमरिज्म दिखा रहा है? ये मेटामेरिज्म दिखा रहा है. तो आंसर शुड बी मेटामर्स ए. Then next question, the correct set of substrate and reagents are. तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसी से समझो कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है. ट्रांसब्यूटोइन मेजर प्रोडक्ट है, एल्कीन बन रहा है और बन कौन सा रहा है? एल्कीन. ट्रांस एल्कीन किससे बनता है? बर्च रिडक्शन से. और बर्च रिडक्शन का रिएजेंट क्या है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. दैट मीन्स सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. आंसर क्या हो जाना चाहिए अपना? ए वाला, क्योंकि बाकी और किसी में तो था ही नहीं, और वैसे भी एल्काइन से ही क्या बना सकते हो? एल्कीन. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए. हाइड्रोजन ब्रोमाइड एडिशन रिएक्शन कराना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन भी हो सकता है. मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ वाला, माइनर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग. तो अगर जो हमारा रिएजेंट है उसका हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब कराएंगे तो वो इस कार्बन पे भी जा सकता था, इस कार्बन पे भी जा सकता है. मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे, पहला वाला Br यहाँ पे, ये अच्छा इसमें अभी देखते हैं मेजर माइनर वाला, और दूसरा क्या बन जाएगा? ये. तो इसमें मेजर माइनर पूछे ही नहीं है, दोनों प्रोडक्ट्स पूछे हैं, तो आंसर क्या मार्क कर देना है इसमें? सी वाला. बट अगर हमें मेजर माइनर देखना है तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस पे हाइड्रोजन कितने हैं. बट अगर देखा जाए तो दोनों में बराबर बराबर हाइड्रोजन ही है. तो अगर इसको ओपन कर लो तो इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर है. अगर यहाँ पे देखिए दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन, दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन है, तो आंसर क्या मार्क करना है इसमें? सी. कन्फर्मेशन ऑफ इथेना. कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इन्फिनाइट हो सकते हैं, कितने भी एंगल पे रोटेट करते जाओ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बन जाएंगे. तो आंसर शुड बी डी, इन्फिनाइट. नेक्स्ट अगेन अच्छा हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन है. अब ये यहाँ पे एक्सेस में H2 हमने अगर ऐड किया है तो सारी जो भी डबल ट्रिपल बॉन्ड है सब रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में. मतलब हाइड्रोजन सब पे ऐड हो जाना चाहिए. तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड था तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, देन यहाँ पे भी हाइड्रोजन, CH, CH3, देन
CH3, CH3, C again H, CH2 एंड CH3। तो सारी पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब इसका IUPAC नेम अगर करोगे तो IUPAC नेम 1 2 3 4 यहां से भी हो सकता है, 1 2 3 4 यहां से भी हो सकता है, दोनों तरफ से सेम ही नंबर आ रहे हैं शायद से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अगर हम देखें तो आंसर क्या आ रहा है इसका 3,4,4,5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, दैट इज C। एल्काइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KOH, रिएक्शन जो हो रहा है एल्काइल ब्रोमाइड का विद अल्कोहलिक KOH, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन चाहे E2 हो चाहे E1 हो, दोनों का ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए A। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो आंसर शुड बी A। Which of the following statement is incorrect? फिर से ध्यान देना है, क्या पूछा है इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट पूछा है। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूटीन इज मोर देन ट्रांस फॉर्म, सही है। ट्रांस वाले का तो डाइपोल मोमेंट यूजुअली हम क्या बात करते हैं 0 ही हो जाता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटीन इज हायर देन ट्रांस, डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस ब्यूटीन इज हायर देन दैट ऑफ सिस ब्यूटीन, सही है, बिकॉज पैकिंग किस में ज्यादा बेटर होती है ट्रांस ब्यूटीन में, तो ऑटोमेटिकली गलत वाला डी ही होना चाहिए। और वैसे भी अगर देखो सिस एंड ट्रांस आर इक्वली स्टेबल, ये गलत होता है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, सिस वाला कम, बिकॉज ट्रांस में ग्रुप्स जो है वो ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं, रिपल्शंस कम होंगे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देन आते हैं सेक्शन बी पे, क्वेश्चन नंबर 86। ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात हो रही है यहाँ पे। ओजोनोलिसिस में ये एक चीज जो ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके का ओजोनोलिसिस हमसे बात करें, जनरली हम रिडक्टिव की बात करते हैं, तो रिडक्टिव में जो बस ये डबल बॉन्ड है, इसकी जगह क्या बताया था डबल बॉन्ड ओ लगा दूं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ, तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ लगाया, क्या बन गया ये प्रोपेन 2 ओन, और ये क्या बन गया मिथेनॉल। तो आंसर क्या हो गया प्रोपेन 2 ओन एंड मिथेनॉल, सी ऑप्शन। HBr डाला है हमने इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ में किस कार्बन पे जाता है इलेक्ट्रोफाइल, जहां पे सॉरी इलेक्ट्रोफाइल कह रही हूँ, ब्रोमीन या हैलोजन कहाँ पे जाएगा उस कार्बन पे जाएगा जहां पे कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सॉरी ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एंटी की बात करें तो ज्यादा हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर देखा जाए ये क्या है CH2 और ये वाला क्या है CH, ज्यादा हाइड्रोजन इस पे है तो ब्रोमीन इसी पे जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH2Br, ऐसा बनना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रोडक्ट शुड बी 1 ब्रोमोहेक्सेन, ए शुड बी द आंसर। Which of the following is a herbicide? सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड क्या होता है हर्बिसाइड, तो आंसर डी हो जाएगा। Which of the following is a non-benzenoid compound? प्रोपोलोन। प्रोपोलोन क्या है एक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, सो आंसर शुड बी डी। Normally rain water has pH of 5.6, less than 5.6, then acid rain। नॉर्मल का क्या होना चाहिए 5.6, so answer should be B। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आइडेंटिफाई करना है। अब देखो फिर से रेड हॉट आयरन आ गया। रेड हॉट आयरन मतलब जो बी है वो क्या होना चाहिए एसिटाइलिन होना चाहिए। अब बी अगर एसिटाइलिन है तो वो हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं वो सोचो। तो बी तो रेड हॉट आयरन देख के ही दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए एसिटाइलिन, मतलब ये जो बी है ये क्या हो गया एसिटाइलिन हो गया, क्योंकि यहाँ बेंजीन बन रहा है तो बेंजीन से क्या बनेगा एसिटाइलिन।
तो अब अगर हम रिवर्स सोचे कि इनमें से किससे एसिटाइलिन बना सकते हो, क्या यूज किया है हमने, NaNH2, मतलब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराया जा रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन कराया जा रहा है। तो अगर एलिमिनेशन कराना चाहते हैं हम तो हमारे पास हैलोजन तो होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, मतलब ए। इससे एक H जाएगा, इससे एक Br जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये Br, ये H, तो HBr जाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, एसिटाइलिन बनाना चाहिए। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इन जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट से जैसे चाहो सॉल्व कर सकते हो। तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करते हैं। फिर यहाँ पे जितने इक्विवेलेंट होंगे अमोनिया के, उतने ही इक्विवेलेंट होने चाहिए किसके, H2SO4 के। एंड इक्विवेलेंट क्या है, मोल्स इनटू एन फैक्टर फॉर NH3 शुड बी इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, अच्छा सॉरी, यहाँ मोल्स से बेटर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लगा देते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर फॉर H2SO4 से। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम मतलब मोल्स ही है, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसको। तो मोल्स हमें निकालने हैं इसके, एन फैक्टर NH3 के लिए 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में मोलारिटी इज गिवन 0.1, वॉल्यूम इज 100 ml, तो मिली मोल्स निकालना था 10 की पावर -3 कर लेते हैं। और H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 2। दैट मीन्स हमारे पास कितना है, 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स हैं, या 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स है। मोल्स हैं किसके, ये NH3 के। अब हमें निकालना है यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल NH3 में 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो कितने में कितना हो जाएगा, अगर हमसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है तो मतलब वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 करना है। वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 1 में 14, तो 20 इंटू 10 की पावर -3 में कितना, 14 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -3। ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.75 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए 37.33%। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन सबका जनरली हम क्या बोलते हैं, sp2 होना चाहिए, दैट इज प्लेनर होना चाहिए पहले मॉलिक्यूल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हकिल्स रूल फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अगर देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर भी होता है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर भी इन्वॉल्व है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज, दैट मींस इट इज प्लेनर एज वेल, सो आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, N-hexane on heating to 500 डिग्री सेल्सियस at 10 to 20 atm वैनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में किया जा रहा है, तो N-hexane से बनता है इस केस में बेंजीन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंजीन। नेक्स्ट में वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। अब वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आंसर इसका सी। Which of the following addition of HBr does not take place against Markovnikov rule और anti Markovnikov rule, मतलब दोनों ही चीजें फॉलो हो सकती है, ना मार्कोनी लग रहा है ना एंटी मार्कोनी, दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सेम टाइप के कार्बन होने चाहिए, मतलब बराबर बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो वाली कंडीशन किस केस में आ रही होगी, ब्यूटूइन में, CH3 CH, सेम कार्बन सेम सराउंडिंग्स, एक एक हाइड्रोजन है, एक एक CH3 है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मार्कोनी एंटी मार्कोनी दोनों में से किसी भी रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, दोनों ही रूल एक तरीके से क्या बोल सकते हो, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। बेसिकली कोई रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, अगेंस्ट नहीं जा रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी।
Next question, ozonolysis of 2-methyl-butene. 2-methyl-butene. This compound should be 2-methyl-butene. इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे यहां से और यहां से, मतलब यहां पे भी डबल बॉन्ड हो, यहां पे भी डबल बॉन्ड हो, तो एक तो कंपाउंड बन जाएगा ये। दूसरा कंपाउंड जो होना चाहिए वही, मतलब एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन। सो आंसर शुड बी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग? कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है या वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो Ca(C2) plus H2O will give CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका फिर एडिशन कराया जा रहा है, डाइल्यूट H2SO4, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं Hg2+ आयन के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा जो टॉटोमराइज होके CH3CHO दे देगा। अब ये टॉटोमराइज होके ये दे रहा है, इसका कराया जा रहा है निकेल ऑब्लिक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन, मतलब इसका रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन करा के क्या बन जाना चाहिए? एल्डिहाइड का रिडक्शन करा के अटक गया। क्वेश्चन नंबर 98 स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कैल्शियम कार्बाइड है, उसका रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, सो वील गेट एसिटाइलिन। फिर एसिटाइलिन में हमने डाला H2SO4 Hg2+, दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन हुआ यहां पे, एक कंपाउंड मिला जो टॉटोमराइज होके क्या दे देगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में, मतलब ये क्या है? B है। दिस वाज A। अब जो B है उस पे डाला निकेल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज वी आर डूइंग रिडक्शन ऑफ एल्कीन, सॉरी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड करेंगे तो बनेगा अल्कोहल। सो आंसर शुड बी C, C2H5OH। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। बेंजीन यहां पे एक कार्बन 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 कार्बन, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा 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 सिग्मा, ये तो सिग्मा बॉन्ड होगी पर हाइड्रोजन भी है, तो टोटल गिने तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 सिग्मा आएंगी और ये वाली जो है ये पाई है, तो 3 पाई, तो 12 सिग्मा एंड 3 पाई, आंसर शुड बी C। And last question, arrange the stability of the given carbocation in decreasing order। अब फिर से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे ना कि कम करेंगे, मतलब +m वाले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन
इंक्रीजेस विथ प्लस M प्लस H और प्लस I ग्रुप। तो जितने ज्यादा प्लस M या जितने ज्यादा प्लस H या जितने ज्यादा प्लस I वाले ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन ये है NH2, OH, OCH3 and Cl. OCH3 shows plus M effect. Similarly, OH also shows plus M. NH2 also shows plus M and Cl is minus M. प्लस M भी दिखाते हैं बट माइनस M इसका ज्यादा, सॉरी माइनस I क्या होगा इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे ज्यादा प्लस M इफेक्ट होता है NH2 का, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, थर्ड वाले की होनी चाहिए। थर्ड वाला एक ही ऑप्शन में ऐसे दे भी रखा है, तो आंसर यही है। तो NH2 की सबसे ज्यादा, फिर OH, फिर OCH3 एंड सबसे कम किसकी होती है, Cl वाले की। तो आंसर क्या हो गया इसका, B. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया है ये मेनली कौन कौन से टॉपिक से कंपोज था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, हाइड्रोकार्बन्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, बट इसमें ध्यान रखना है, इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। बट इन चारों चैप्टर्स में अगर हम बात करें ज्यादा वेटेज वाले कौन से होते हैं, GOC एंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग देखोगे तो GOC हाइड्रोकार्बन पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं GOC और हाइड्रोकार्बन्स वाले रिएक्शंस आ ही जाते हैं। सो दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे ज्यादा अपना फोकस रखना। एनवायरमेंटल क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको मार्क्स इजीली स्कोर करवा सकती है। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही है, मतलब NCERT के बेसिस पे ही आपको याद करना है, बट अगर आता होगा एक क्वेश्चन भी मिल गया तो वो आराम से 4 मार्क्स दिला सकता है। सो दे आर स्कोरिंग चैप्टर्स, बट इनसे क्वेश्चंस कम बनते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड GOC से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।